नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी स्टडी टेक में। आज हम कवर करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी से जुड़े टॉप 30 एमसीक्यू। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 2-3 नंबर पक्के हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी के 5 प्रश्न सबसे ज़्यादा कठिन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4। दोस्तों याद रखिएगा कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है। हमारा अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड। दोस्तों यहाँ एक और बात नोट कर ले कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन के संविधान से लिया गया है। यह जानकारी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हमारा अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार को दिशा देना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 का असली मकसद भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना है। ये सरकार को निर्देश देते हैं कि गरीबी कम हो और सबको बराबर अवसर मिले। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हैं। आर्टिकल 40 में महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा हो। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नीति निदेशक तत्व को संविधान की अनोखी व्यवस्था का कहा था। ये गैर न्यायिक होते हैं, यानी इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है इन्हें लागू करना। तो याद रखिए डीपीएसपी का मतलब है वेलफेयर स्टेट। क्या आप जानते हैं कि डीपीएसपी हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं? फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है हमारे संविधान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36। हमारा अगला सवाल है, डीपीएसपी का अंत किस अनुच्छेद में होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 में। हमारा अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक या अविधिक अधिकार। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर सरकार नीति निदेशक तत्व को लागू नहीं करती तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं जो सरकार के लिए मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। इनका उद्देश्य देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। आर्टिकल 37 में साफ लिखा है कि ये तत्व कानून द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन ये देश का शासन में मूलभूत हैं। तो याद रखिए डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है? जवाब कमेंट में लिखिए। और दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कौन बाध्य नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायालय। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 37 साफ तौर पर कहता है कि निदेशक तत्व नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब है कि ये अगर सरकार इन तत्वों को लागू नहीं करती तो अदालत सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं कर सकती है। संसद और सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि वो कानून बनाते समय इनका ध्यान रखें, लेकिन न्यायपालिका इन्हें ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकती। याद रखिए मौलिक अधिकार के लिए अदालत बाध्य है, लेकिन निदेशक तत्व के लिए अदालत बाध्य नहीं है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44।
दोस्तों, आर्टिकल 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि शादी, गोद लेना, एडॉप्शन और विरासत जैसे मामलों में धर्म की बजाय देश का एक ही कानून होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड पहले से लागू है। हाल ही में उत्तराखंड ने भी इसे लागू करने का फैसला किया है। तो याद रखिए, आर्टिकल 44 यानी इक्वल लॉ फॉर एवरीवन। क्या आपको लगता है कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और ऐसे ही टॉप क्लास क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला सवाल, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अगला सवाल है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुफ्त शिक्षा। दोस्तों, पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का जिक्र था, लेकिन 86 संवैधानिक संशोधन 2002 के बाद 6 से 14 वाले शिक्षा को आर्टिकल 21 का एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। इसके बाद आर्टिकल 45 को बढ़ाकर इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को की शुरुआती देखभाल और प्री प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई। आर्टिकल 45 ही वो आधार है जिसके तहत देश में आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो याद रखिए, आर्टिकल 45 यानी नन्हे बच्चों की शुरुआती शिक्षा। क्या आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन किस साल लागू हुआ था? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। हमारा अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 39 के डी। दोस्तों, 39 के डी राज्य को ये निर्देश देता है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ये हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक बहुत ही क्रांतिकारी हिस्सा है जो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है। हालांकि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी गैर न्याय योग्य, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल माना है और इसे लागू करने पर जोर दिया है। तो याद रखिए, आर्टिकल 39 के डी यानी बराबर काम तो बराबर दाम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 48 ए। दोस्तों, आर्टिकल 48 के ए हमारे नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें और देश के फॉरेस्ट और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखें। 1976 के इसी संवैधानिक संशोधन से मौलिक कर्तव्य में भी आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया था, जो नागरिकों को पर्यावरण बचाने की सीख देता है। यानी सरकार की जिम्मेदारी 48 के ए है और हमारी 51 का ए है। तो याद रखिए, आर्टिकल 48 के ए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में लागू किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यह एक गैर न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की नीति। दोस्तों, आर्टिकल 39 में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जैसे पुरुषों और महिलाओं को आजीविका का पर्याप्त साधन मिले, देश के संसाधनों का बंटवारा सबके भले के लिए हो, धन का केंद्रीकरण ना हो यानी अमीर और गरीब की खाई कम हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हो। आर्टिकल 39 के बाद एक नया आर्टिकल 39 का ए भी जोड़ा गया था, जो मुफ्त कानूनी सहायता
की बात करता है। दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 39 यानी सबके लिए बराबर अधिकार और संसाधन। अगला सवाल है अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मजदूरों का कल्याण। दोस्तों, आर्टिकल 43 राज्य को यह निर्देश देता है कि सभी मजदूरों को निर्वाह मजदूरी मिले, जिससे वो सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर का भी खर्चा उठा सके, लोगों के काम करने की हालत अच्छी हो, गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद आर्टिकल 43 का ए जोड़ा गया जो मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी की बात करता है, और आर्टिकल 43 के बी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 43 सोशलिस्ट और गांधीवाद दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। गांधी जी हमेशा से कॉटेज इंडस्ट्री, चरखा हथकरघा का पक्ष में थे। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों, आर्टिकल 50 राज्य के ये निर्देश देता है कि वो पब्लिक सर्विस में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। इसका मतलब ये है कि जज अपना फैसला सुनाते समय सरकार के किसी भी दबाव में न आए। ये पावर ऑफ सेपरेशन हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी ढांचा है जो सुनिश्चित करता है कि कानून सबके लिए बराबर हो। आर्टिकल 50 को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है 50-50, यानी शक्तियों का बंटवारा 50-50। आधा कार्यपालिका के पास और आधा न्यायपालिका के पास, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। सवाल है नीति निदेशक तत्व को किसने संविधान की आत्मा कहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अगला सवाल है डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक समय पे पहुंच जाए। अगला सवाल है अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काम का अधिकार। दोस्तों, आर्टिकल 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के ये निर्देश देता है कि सबको काम दिलाने की कोशिश करें, सबको शिक्षा मिले, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता की हालत में लोगों को लोक सहायता यानी आर्थिक मदद दें। देश में चलने वाली ओल्ड एज पेंशन स्कीम और मनरेगा जैसी योजनाओं के एक बड़ा आधार आर्टिकल 41 है। तो याद रखिए आर्टिकल 41 यानी मजबूरों और ज़रूरतमंदों का अधिकार। फ्रेंड्स, अगला सवाल है अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजदूरों की सुरक्षा। दोस्तों, आर्टिकल 42 को दो मुख्य निर्देश देता है। जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ की स्थिति मनोचित होनी चाहिए, यानी इंसानियत के नाते सही होनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं का चाइल्ड बर्थ के समय मातृत्व सहायता मिलनी चाहिए। इसी आर्टिकल के आधार पर भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया। तो आर्टिकल 41 काम पाने की बात करता है और आर्टिकल 42 काम करने की जगह को बेहतर बनाने की बात करता है। दोनों को साथ में याद रखिएगा। सवाल है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि और पशुपालन। दोस्तों, आर्टिकल 48 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक या वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करें। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारें और उनके वध पर रोक लगाएं। आर्टिकल 48 खेती और पशुपालन की बात करता है, जबकि इसमें जोड़ा गया नया आर्टिकल ए पर्यावरण और वन्य जीव अभयारण्य की रक्षा की बात करता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखिए
आर्टिकल 48 यानी खेती और पशुपालन की उन्नति। क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक खेती से किसानों की आय दुगनी हो सकती है? कमेंट में बताइए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अगला सवाल है, अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मारकों का संरक्षण। दोस्तों, आर्टिकल 49 को यह निर्देश देता है, राज्य को यह निर्देश देता है कि वह हर उस स्मारक या संस्थान की रक्षा करे जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। इसका मकसद हमारी कला और इतिहास को चोरी होने, खराब होने या नष्ट होने से बचाना है। आर्टिकल 41 पर्यावरण को बचाता है और आर्टिकल 49 स्मारकों को। ये दोनों DPSP के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और एग्ज़ाम में अक्सर एक साथ पूछे जाते हैं, तो याद रखिए आर्टिकल 49 यानी हमारी विरासत। हमारा अगला सवाल है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोस्तों, आर्टिकल 51 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाएं, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें, दो देश के बीच के विवादों को यानी मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करें। अगला सवाल है, DPSP को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य सरकार या संसद। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 37 में साफ लिखा है कि हालांकि ये तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत है। इसीलिए कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य और केंद्र दोनों का कर्तव्य है, यानी असली जिम्मेदारी सरकार की है। राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में वही दी गई है जो आर्टिकल 12 में है। इसमें अगला सवाल, नीति निदेशक तत्व को किस संशोधन में जोड़ा गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वीं संवैधानिक संशोधन। दोस्तों, ध्यान दीजिए, DPSP का पूरा पार्ट 4 मूल संविधान में पहले से था, लेकिन 42वीं संवैधानिक संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें 4 नए तत्व जोड़े गए, 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए। इसके अलावा 44वां संवैधानिक संशोधन ने आर्टिकल 38 को बदलाव किया। अगला सवाल, DPSP किसके लिए मार्गदर्शक है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार। दोस्तों, आर्टिकल 37 के अनुसार ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। जब भी केंद्र या राज्य सरकार कोई नया कानून बनाती है या कोई नई स्कीम लाती है, तो ये DPSP उनके लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं। इनका मकसद सरकार को बताना है कि उन्हें एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। अगला सवाल, DPSP का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई सज़ा नहीं है। अगला सवाल है, नीति निदेशक तत्व को किस श्रेणी में बांटा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी श्रेणी में बांटा गया है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, SC/ST कल्याण से। आज का हमारा आखिरी सवाल है, DPSP का मुख्य लक्ष्य क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक न्याय। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन राज्य के नीति निदेशक से, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लें, आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आप तक समय पे पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।